सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जयपुर के पार्ट 3 की बात करेंगे। मतलब जयपुर के इतिहास में जो कल हमने पढ़ा था वो था आमेर का राजवंश, जिसमें हमने दूल्हे राय से लेकर के बिशन सिंह तक बात की थी। अब हम आज बात करेंगे सवाई जय सिंह से। सवाई जय सिंह जी के साथ ही जयपुर का इतिहास प्रारंभ होता है, क्योंकि आमेर से राजधानी को स्थानांतरित करने वाले सवाई जय सिंह जी थे, जिन्हें इतिहास में जय सिंह सेकंड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तो बात करेंगे आज। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। रणथंभौर की धरा से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, सांवरिया सेठ की धरा से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम, नागौर से प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं इतिहास में सवाई जय सिंह जी से। तो यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं आज के इतिहास को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सवाई जय सिंह जी के बारे में। इससे पहले एक जय सिंह जी की हमने बात की थी, उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। इनका नाम है सवाई जय सिंह। ये उपाधि को लेकर भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई पहले वाले जो जय सिंह जी हैं उनका नाम मिर्जा राजा जय सिंह क्यों है, क्योंकि उनको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि जो है वो कंधार अभियान के दौरान प्रदान की थी, जबकि इनको जो ये सवाई की उपाधि है ये औरंगजेब ने प्रदान की थी। औरंगजेब ने क्यों प्रदान की थी उसका एक कारण है। उसका ये कारण है कि एक बार जय सिंह जी जो है वो औरंगजेब के पास होते हैं। औरंगजेब उनका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि जय सिंह यदि एक बार दम है तो ये हाथ छुड़ा करके बताओ। तब उन्होंने वाकपटुता के तहत जो जवाब दिया था औरंगजेब को, वो जवाब जो है वो मिर्जा राजा जय सिंह जी से भी सवाई लगा। उन्होंने कहा कि मिर्जा राजा जय सिंह में जो गुण थे उनसे सवाया गुण जो है, उससे ज्यादा गुण जो है वो इनमें है। और उनका ये जवाब था कि जिस व्यक्ति का हाथ स्वयं यदि मुगल बादशाह पकड़ ले, हिंदुस्तान के मुगल बादशाह यदि किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ ले, वो व्यक्ति अपना हाथ क्यों छुड़वाना चाहेगा? वो व्यक्ति अपना हाथ नहीं छुड़वाना चाहेगा। उसके बाद भी उन्होंने कुछ तरकीब से, स्टाइल से क्या किया, हाथ छुड़वा लिया था। इसे बहुत प्रभावित है औरंगजेब। पहले बात तो उन्होंने कही कि जिस व्यक्ति का हाथ मुगल बादशाह पकड़ ले वो व्यक्ति क्यों अपना हाथ छुड़वाएगा। दूसरी बात, उन्होंने वाकपटुता, बातों ही बातों में हाथ भी छुड़वा लिया। इस बात से प्रसन्न हुए थे कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब ने इनको उपाधि थी, सवाई राजा की उपाधि दी थी कि भाई पहले वाले राजा थे वो मिर्जा राजा थे, उनको बाबा जी भी कहते थे औरंगजेब, जबकि ये जो शासक हैं सवाई जय सिंह, ये मिर्जा राजा जय सिंह से क्या है, सवाया है। इस वजह से इनको क्या नाम दिया? सवाई जय सिंह उन्होंने नाम दिया था। तो यहाँ पर हम इनसे संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्याभिषेक कब हुआ इनका। राज्याभिषेक, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था सन 1700 के अंदर, सन 1700 ईस्वी। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम, एग्जाम में कई बार मूल नाम को लेकर भी पूछ लिया जाता है। इनका मूल नाम था विजय सिंह और इनके भाई का नाम था जय सिंह। आगे घटनाक्रम की हम बात करेंगे, उस समय इनके नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो इनका मूल नाम था विजय सिंह। पिता की बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? माता, तो पिता का नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह, जिनकी हम कल बात कर रहे थे। 1688 से लेकर 1700 तक ये शासक रहते हैं। तो इनके पुत्र थे ये। माता का नाम आता है अमर कंवरी, या फिर हम कह सकते हैं इंद्र कंवरी। कहीं कहीं अमर कुंवरी भी नाम आता है, अमर कुंवरी। तो इंद्र कुंवरी या अमर कुंवरी इनकी माता का नाम था। इसके अलावा हम बात करते हैं इनका शासन काल जो है वो कितने समय का रहता है? शासन काल एग्जाम में कई बार इनका पूछा गया है। 43 वर्ष जो है वो इनका शासन काल रहता है। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर के किस शासक का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। इससे पहले हमने मिर्जा राजा जय सिंह की जब बात की थी तब मिर्जा राजा जय सिंह का हमने कार्यकाल देखा था। तो यहाँ पर हम एक नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट मिर्जा राजा जय सिंह, जिनको हम फर्स्ट भी कह रहे हैं, जय सिंह फर्स्ट का कार्यकाल
कार्यकाल जो है वो 46 वर्ष था। अब इनसे 3 वर्ष जो है वो इनका कार्यकाल क्या है, अधिक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है उनसे सवाया है, उनसे छोटे हैं। छोटे क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उनके बाद ये शासक बनते हैं और बाद शासक बनते हैं तो इनसे छोटे हो जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो है वो क्या है, वो यहाँ पर कार्यकाल 43 वर्ष माना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यह भी पूछा जाता है 7 मुगल बादशाहों के समकालीन, 7 मुगल बादशाहों के समकालीन। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनमें 7 मुगल बादशाहों में, उसमें हमारे 3-4 नाम जो है वो आते हैं। पहला नाम आता है औरंगजेब, औरंगजेब। इसके अलावा एक नाम आएगा मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह, या फिर हम बहादुर शाह कह सकते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट। और यहां पर 7वें नंबर के आएंगे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। बाकी इसमें रफी उद दर्जाद, रबी उद दौला और बहुत सारे शासक हैं। लेकिन इन तीनों के बारे में क्या क्या याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई औरंगजेब जो है इनको सवाई राजा की उपाधि दी थी, सवाई राजा की उपाधि, और इन्होंने इनका नाम बदला। और यहां पर अभी हम बात करेंगे बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में कि इनसे संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है। मोहम्मद शाह रंगीला की यदि हम बात करें तो इन्होंने इसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था श्री राजेश्वर, श्री राजेश्वर राजाधिराज, राजाधिराज की उपाधि जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला इनको देंगे। तो ये कुछ इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि भाई इनका मूल नाम जो है वो विजय सिंह था, इनके पिता का नाम जो है वो क्या था, इनके पिता का नाम था बिशन सिंह है, जो कि इनसे पहले शासक थे। बिशन सिंह से पहले राम सिंह जी शासक थे, राम सिंह जी से पहले मिर्जा राजा जय सिंह जी शासक थे। तो यहाँ पर इनकी माता का नाम इंद्र कुंवरी, कहीं कहीं अमर कुंवरी भी नाम आता है। शासन काल को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इनका जो शासन काल है वो 43 वर्ष रहता है, सन 1700 से लेकर 1743 तक ये शासक रहते हैं। इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह जी की यदि हम बात करें, इनका शासन काल जो है वो सबसे लंबा शासन काल रहता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सबसे लंबा शासन काल। सबसे लंबा जो शासन काल है वो किनका रहता है, वो मिर्जा राजा जय सिंह का रहता है। सवाई जय सिंह का लंबा कार्यकाल नहीं रहता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे सवाई जय सिंह जी के बारे में, जिनके 7 मुगल बादशाह क्या है, समकालीन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मुगल बादशाह जो है इनके समकालीन है। सबसे ज्यादा 3 मुगल बादशाह जो है औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके साथ इनका क्या है, संबंध है। औरंगजेब जो है इनके गुणों के कारण, इनमें सवाई गुण देख करके मिर्जा राजा जय सिंह से अधिक वाक पटुता इनमें पाता है। इस वजह से वो इनको उपाधि दे देते हैं, कौन सी, सवाई राजा की उपाधि दे देते हैं। बहादुर शाह इनका नाम बदलेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। आमेर को लेकर के एक मुद्दा हो जाएगा आगे, जो एक उत्तराधिकार का युद्ध होगा वहां पर भी ये फैक्ट बन सकता है। मिर्जा राजा जय सिंह के समय जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे वो शाहजहां के पुत्रों में हुए थे, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध होता है। और उसमें जय सिंह जी जो है प्रारंभ में दारा शिकोह का साथ देते हैं, लेकिन बाद में किनका साथ देते हैं, बाद में वो साथ देते हैं औरंगजेब का। मथुरा में उनकी मुलाकात होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह, जो कि आजम थे, और आजम के बाद ये जब मतलब मुअज्जम इनका नाम था, मुअज्जम और आजम के बीच में जजाऊ का जो युद्ध होगा, अभी बात करेंगे हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, वहां पर इस मुद्दे को लेकर के इनका नामकरण चेंज होगा। आमेर का नाम भी मोमिनाबाद हो जाएगा। और मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो इन्होंने इनको उपाधि दी थी श्री राजेश्वर राजाधिराज। ये उपाधि इसलिए दी थी कि
भरतपुर और डी के आसपास के क्षेत्रों में जाटों ने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है वो सवाई जय सिंह को दिया जाता है। उस समय सवाई जय सिंह चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाते हैं, उन्हें डी की उपाधि प्रदान करते हैं, ब्रजराज की उपाधि प्रदान करते हैं और उसी के साथ उनको अपना एक सामंत के रूप में डी की जागीर प्रदान कर देते हैं। डी की जागीर प्रदान करने के साथ ही हम बात करते हैं कि उस समय इनको एक उपाधि दी जाती है मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला खुश हो जाते हैं इनसे और इनको एक उपाधि प्रदान कर देते हैं। तो ये हमने बात की थी किनसे संबंधित, सवाई जय सिंह जी से संबंधित। अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित इनके भाई का नाम और इनके मूल नाम को लेकर कई बार पूछा जाता है। तो मूल नाम हमने बात की थी, मूल नाम और भाई, इनके भाई का नाम था जय सिंह, भाई का जय सिंह और इनका नाम था विजय सिंह। बाद में ये जय सिंह के नाम से शासक बनते हैं। अब हम इनसे संबंधित आगे बात करते हैं। तो यहां तक हमने बात की थी सवाई जय सिंह जी के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित कि सवाई जय सिंह और मिर्जा राजा में क्या अंतर है। मिर्जा राजा को कल हमने पढ़ा था, मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित 3-4 बातें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार में उन्होंने भाग लिया था, उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद में उन्होंने पुरंदर की संधि में अपना सबसे बड़ा रोल जो है वो अदा किया था। बिहारी उनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। एक पुंडरीक विठल जो है वो भी उनके दरबारी हैं। आज हम पुंडरीक रत्नाकर की बात करेंगे जो कि पुंडरीक रत्नाकर जो है वो सवाई जय सिंह के दरबारी हैं। इस तरीके के जब मिलते जुलते नाम है, एग्जाम में प्रश्न आता है तो हमारे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जाजाओं के युद्ध की बात अब हम करने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहां तक हमने बात किया। इनका प्रारंभिक जीवन आराम से चल रहा था, लेकिन क्या करें, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और यहां पर युद्ध हो जाता है। जाजाओं का युद्ध, जाजाओं का युद्ध कब होता है? 1707 में ये युद्ध होता है। और किस किस के बीच में होता है? मुअज्जम व आजम के बीच में। और यहां पर इनका जो साथ देते हैं जय सिंह, जय सिंह ने साथ दिया। अब यहां पर जय सिंह जी ने साथ दे दिया। जय सिंह जी के भाई का नाम था विजय सिंह, विजय सिंह ने साथ दिया। तो भाई हम बात कर रहे थे कि जय सिंह जी का जो मूल नाम है वो विजय सिंह है। ये जय सिंह के नाम से शासक बनते हैं, जबकि इनके भाई का नाम जो होता है वो बाद में जय सिंह की बजाय विजय सिंह हो जाता है। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में, मतलब जाजाऊ के युद्ध में, उस युद्ध में हम शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो उस युद्ध में तो सवाई मिर्जा राजा जय सिंह जी जो है उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उनका राजपाट नहीं जाता है। लेकिन यहां पर जो है वो देखो क्या हो जाता है कि मुजम का साथ विजय सिंह जी ने दे दिया, इन्होंने आजम का साथ दे दिया, लेकिन क्या हो गया, मामला पड़ गया उल्टा। भाई इनकी क्या हो गई, हार हो गई, और इनकी क्या हो गई, जीत हो गई। अब इनकी जब जीत हो गई तब यही शासक बनते हैं। शासक बनते हैं किसके नाम से? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बने। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से क्या बन गए? अब यहां पर मुअज्जम शासक बन गए। अब इनका प्रभाव किनके ऊपर पड़ा? जय सिंह जी के ऊपर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी की हम बात करते हैं। मुद्दा क्या होता है, बहादुर शाह क्या करेंगे? अब आमेर का नाम, आमेर का नाम मोमिनाबाद किया। आमेर का नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद किया, तथा जय सिंह के स्थान पर, जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासक बनाया। विजय सिंह को शासक बनाया।
अब यहाँ पर मामला क्या हो गया, उल्टा हो गया। भाई इन्होंने साथ आजम का दिया, लेकिन आजम ना जीत करके कौन जीत जाते हैं, मुअज्जम जीत जाते हैं। बाद में मुगल बादशाह कौन बनते हैं, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बनते हैं। अब यहाँ पर जय सिंह जी ने इनका साथ नहीं दिया, ये नाराज हो गए। और उधर हम बात कर रहे हैं कि शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह जी ने किनका साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। लेकिन समय पर उन्होंने क्या कर दिया था, औरंगजेब का साथ दे दिया था। वहां उनको क्या हो गया, फायदा हो गया था। बिल्कुल क्लियर है यहां पर। हाँ जी, आमेर का नाम मोमिनाबाद कर लिया और यहीं पर उन्होंने शासक जो है वो भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जय सिंह जी के नाम पर किसको शासक बना दिया, विजय सिंह जी को शासक बना दिया। मतलब इनके छोटे भाई जो थे जय सिंह जी, उनके भाई को शासक बना दिया। तो साम्राज्य हाथ से चला गया, आमेर हाथ से चला गया। अब करे तो करे क्या। इधर एक जो कह सकते हैं कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जो है, ये उनके क्या बन गए, साडू बन गए। कैसे बन गए, उनके पास भी साम्राज्य नहीं है, इनके पास भी साम्राज्य नहीं है। अब दोनों करे तो करे क्या। दोनों ने की मुलाकात कि भाई क्या करे, समस्या आ गई है। औरंगजेब जब तक जिंदा थे आपको शासक नहीं बनाया, अब भी आप मारवाड़ के शासक नहीं बन पा रहे हो, क्या कारण है। मैं यहाँ पर जयपुर का आमेर का शासक हूं, मेरे हाथ से भी क्या है, साम्राज्य छीन लिया गया है। अब अपने दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए, मेवाड़ महाराणा के पास जाना चाहिए। वो ही इस बात को क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ महाराणा उस समय जो थे उनकी बात जो है बहादुर शाह फर्स्ट सुनते थे। कहते हैं कि बहादुर शाह फर्स्ट को जो शासक बनाने का श्रेय है वो मेवाड़ के महाराणा को दिया जाता है। अब ये वहां पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, साफ बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। टेक्निकल टीम बताएं जो लिखा हुआ है वो क्या क्लियर नहीं दिख रहा है क्या। एक साथी का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल मेरी तरफ से एकदम क्लियर यहाँ पर लिखा गया है। एक बार चेक करें आप पूरा टेक्निकल टीम। हाँ, यहाँ मेरी तरफ से तो कंप्लीट दिख रहा है, डार्क वगैरह कर रखा है मैंने, वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार इसको चेक करें, देखें लिखा हुआ कंप्लीट दिख रहा है क्या। यहां पर इधर बोर्ड पर तो एकदम कंप्लीट लग रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है आप में से किसी साथियों को कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो एक बार आप सभी साथी क्या है, कमेंट करें कि हाँ सर कंप्लीट दिख रहा है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आप देवारी समझौते की हम बात करने वाले हैं। बीच में एक साथी का कमेंट आ गया कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहां पर तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो यहां पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां तक हमने बात कर ली कि जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम का साथ नहीं दिया, आजम का साथ दिया, भुगतान करना पड़ा, आमेर का साम्राज्य इनके हाथ से चला गया और जय सिंह जी के हाथ से शासक गया, विजय सिंह जी बन गए शासक। अब उधर मारवाड़ के जो अपदस्थ शासक हैं महाराजा अजीत सिंह जी या अजीत सिंह जी हम कह सकते हैं, वो अपदस्थ शासक है यहाँ पर। हाँ, अब लगभग साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कंप्लीट दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो अपने मोबाइल का जो डाटा है उसको आप चेक करें। हो सकता है कि आपने 240 के ऊपर उसको सेट कर रखा हो, कम से कम 360 पर तो आपको देखना ही है। बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को शेयर भी करें, नहीं तो यहाँ पर मोहम्मद शाह नाराज हुए, यहाँ पर बहादुर शाह नाराज हुए और यहाँ पर मैं नाराज हो जाऊंगा, है ना। तो नाराज किसी को नहीं करना है। लिखा हुआ कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये देखो जाजाऊ का युद्ध है, मुअज्जम लिखा हुआ है, यहाँ आजम लिखा हुआ है, यहाँ जय सिंह लिखा हुआ है। और मेरी राइटिंग तो आपने वैसे देख रखी है, इतनी क्लासें तो हो चुकी है, लगभग 110 प्लस क्लासें हो चुकी है ना। शब्द नहीं दिखाई दे रहे। एक बार टेक्निकल टीम को मैं बुलाता हूं, टेक्निकल टीम चेक करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल टेक्निकल टीम ने चेक कर लिया है, कंप्लीट है। एक बार राजेश राज जी साथी कह रहे हैं क्लास को सभी साथी शेयर करें। मैं 720 पर देख रहा हूँ। देखो 720 पर तो एचडी क्लियरिटी होती है, उसमें आपका नेट वगैरह ज़्यादा खत्म हो सकता है। 360 मिनिमम क्वालिटी आपको देखनी है, उस क्वालिटी पर आपको यहाँ वहाँ लिखा कंप्लीट दिखाई देगा। उसके बाद में आप 480 भी देख सकते हैं, आपके पास में डाटा है। तो बिल्कुल हाँ, तो क्लियर है यहाँ पर सभी साथियों को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जाजाऊ का जो युद्ध है
वो इनके बीच में हुआ था, मुजम और आजम के बीच में हुआ था। मुजम बाद में बहादुर शाह के नाम से शासक बने, आमेर का नाम चेंज किया, जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासक बनाया, और अब यहाँ पर जब शासक बना दिया विजय सिंह जी को, तब यहाँ पर अब समस्या आ गई जय सिंह जी के साथ में कि हाथ से शासन चला गया। इधर मारवाड़ के अजीत सिंह जी जो है औरंगजेब के जीते जी उनको शासक नहीं बनाया गया। अब वो भी प्रयास कर रहे हैं मारवाड़ का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जोधपुर को हम बात करें औरंगजेब ने जो है वो खालसा घोषित कर रखा था। तो यहाँ पर अब दोनों मिलकर के कहां पर जाएंगे, मेवाड़ महाराणा के पास में जाएंगे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी सेकंड के पास में जाएंगे। अमर सिंह जी यहाँ पर इसका समाधान करेंगे, क्योंकि अमर सिंह जी जो है उनकी बात कौन सुनते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट सुनते हैं। तो अब बात आ जाती है देवबारी समझौते के ऊपर कि देवबारी समझौता जो है वो कब हुआ था। तो यहां पर हम बात करते हैं देवबारी समझौता। देवबारी समझौते को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवबारी समझौता कब हुआ था। यह समझौता हुआ था 1708 के अंदर। देवबारी कहां पर पड़ता है, देवबारी उदयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि समझौता किन किन के बीच में हुआ था। ये 3 व्यक्ति थे इस समझौते के अंतर्गत, और तीनों व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं। पहले व्यक्ति हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह यहां पर पहले व्यक्ति है। उसके अलावा दूसरे हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे व्यक्ति हैं अमर सिंह, और अमर सिंह जी कौन से नंबर वाले, सेकंड नंबर वाले। तो अमर सिंह जी कौन है, मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा है अमर सिंह जी। इसके अलावा हम बात करें कि अजीत सिंह जी मारवाड़ के शासक, तो मारवाड़ के अबदा शासक हैं। और सवाई जय सिंह जी कहां के हैं, आमेर के हैं, क्योंकि अभी तक जयपुर की स्थापना इन्होंने नहीं करी है यहां पर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब होगा यहां पर देवबारी समझौता। हाँ जी, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सभी साथियों को। तो देवबारी समझौते की हम बात कर रहे हैं। सवाई जय सिंह जी, अजीत सिंह जी दोनों मिलकर कहां गए, अमर सिंह जी के पास गए। अमर सिंह जी को समझाया कि भाई हमारे साथ में ऐसी ऐसी बात हो चुकी है, आप हमारे भाई हो, आप हमारे साथी हो, आप बहादुर शाह को समझाइए, हम दोनों को शासक घोषित कीजिए। तो इधर अमर सिंह जी एक शर्त रख देते हैं यहाँ पर कि भाई आप जय सिंह जी को कह देते हैं आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए, और मैं आपको आमेर का शासक घोषित करता हूं। बाद में कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे मिलकर के, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ में अजीत सिंह जी की अपनी पुत्री थी जिनका नाम था सूरज कंवर। इन्होंने भी जय सिंह जी के साथ किनका विवाह कर दिया, अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किया, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी। और यही समझौता या यही विवाह जो है वो बाद में आगे जाके समस्या क्रिएट करेगा। क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर मेवाड़ महाराणा की जो पुत्री है जिनका नाम है चंद्र कंवरी या चांद कंवरी जो नाम है, उनसे पुत्र उत्पन्न होगा माधव सिंह है। और यहां पर सूरज कंवर से पहले पुत्र उत्पन्न हो जाएगा ईश्वरी सिंह। और इनके बीच में, दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार के जो युद्ध होंगे वो इनके बाद में इसी समझौते का कारण बनेंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इस समझौते के अनुसार, इस समझौते के अनुसार महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चांद कंवर, या फिर हम कह सकते हैं चंद्र कुंवरी जो है का विवाह जय सिंह से किया। जय सिंह से किया, और शर्त क्या रख दी, तो शर्त भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शर्त, इनसे उत्पन्न पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। मतलब शासक जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, अब यहां पर इंद्र कंवरी या चांद कंवरी कह सकते हैं, चंद्र कुंवरी के जो पुत्र हैं वो बनेंगे यहां पर कौन, शासक बनेंगे। और इनके पुत्र कौन है, पुत्र का नाम है माधव सिंह, जिनकी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हम यहां पर बात कर सकते हैं कि अजीत सिंह ने
अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह जय सिंह से किया और लिख सकते हैं बिना शर्त किया। और यहां पर इनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा उसकी हम बात करते हैं कि उसका नाम क्या है। तो यहां पर हम बात करते हैं पुत्र, और पुत्र का नाम ईश्वरी सिंह जो है वो इनके पुत्र होंगे। तो यहां पर देबारी समझौता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला यहां पर समझौता है। 3 रियासतों के बीच में यह समझौता होता है, जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासतें इसमें शामिल हैं। इसके बाद में एक गिंगोली का युद्ध होगा, उसमें यही 3 रियासतें जो है एक वैवाहिक संबंध को लेकर के आपस में झगड़ा करेंगे। तो यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, सूरज कंवर जो है यहां पर ध्यान रखना है अजीत सिंह जी की पुत्री है, और जबकि यहां पर चांद कंवर या चांद कुंवरी जो है वो अमर सिंह जी की पुत्री है। देबारी समझौता कब हुआ था? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1708 में होता है। देबारी कहां पर है? देबारी उदयपुर में पड़ती है। तो अब यहां पर क्या हो गया? देबारी का समझौता यहां पर हो गया। देबारी के समझौते के साथ में मारवाड़ का शासन जो है वो अजीत सिंह जी को प्राप्त हो गया, और इसी के बाद में यहां पर आमेर का जो शासन है वो जय सिंह जी को प्राप्त हो गया, और इसी के साथ में यहाँ पर आराम से दोनों शासक बन गए। और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी ने बहादुर शाह फर्स्ट को ये शर्त के साथ समझा दिया कि भाई दोनों जो व्यक्ति हैं आपसे माफी मांगने को तैयार हैं, और उनकी माफीनामा जो है मेरी तरफ से आप लीजिए, दोनों को आप मुक्त कीजिए, अजीत सिंह जी को मारवाड़ का शासक स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर मेवाड़ का जो शासक है वो मेवाड़ का क्या, जयपुर का जो शासक है, आमेर का जो शासक है वो किनको स्वीकार कीजिए आप? जय सिंह जी का। और मेवाड़ का तो शासक मैं हूं ही। अमर सिंह जी ने ये बात कहते हुए क्या कर लिया? उनको कन्वेंस कर लिया था। बिल्कुल 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर यही डिजिट चेंज हो जाएंगे, ये 7 पीछे आ जाएगा, 8 आगे आ जाएगा, और ये होगा गिंगोली का युद्ध। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जय सिंह जी जो है वो शासक बन गए वापस पुनः, और पुनः शासक बनने का इनको क्या है, सौभाग्य प्राप्त हो गया था। और जब ये पुनः शासक बन जाते हैं तब ये यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, मराठों के आगमन की भी बात करेंगे, और बहादुर शाह जो है बाद में इनको सूबेदारी प्रदान कर देंगे, उनके साथ इनके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, वो बात को भूल जाएंगे कि भाई पहले हमारे साथ क्या घटना घटी। अब हम बात करते हैं जयपुर नगर को लेकर के। जयपुर के ये संस्थापक माने जाते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर बात करते हैं जयपुर के संस्थापक। जयपुर के संस्थापक कौन है? जयपुर के संस्थापक हैं सवाई जय सिंह जी, उन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। यहां पर वास्तुकार कौन है इसके? तो यहां पर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है वास्तुकार। और नींव किसने रखी थी? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो हैं वो इसके वास्तुकार हैं। जबकि नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ राजपुरोहित ने। इन्होंने नींव रखी। नींव रखने का मतलब यह है कि भाई इसके पूरी देख रेख जो निर्माण कार्य होगा वो तो विद्याधर भट्टाचार्य करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इस पत्थर, जो सबसे पहले पत्थर रखा जाएगा शहर का, वो रखा था जगन्नाथ जी ने। और वो कौन थे? वो गुरु थे जय सिंह जी के। तो इन्होंने पंडित जगन्नाथ जी ने इसकी क्या कर दी? नींव रख दी थी। इसके बाद में इसकी स्थापना जो है जयपुर की, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 1727 को हुई थी। और इसी के साथ क्या है, राजधानी इन्होंने ही बनाया था इसको। तो यहां पर हम बात करते हैं जयपुर को राजधानी बनाया। जयपुर को राजधानी किन्होंने बनाया? इन्होंने बनाया था। अब राजधानियों के जो क्रम है वो भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं।
तो हम बात करते हैं राजधानी। तो राजधानियां जो है वो सबसे पहले कौन सी रहती है? दौसा रहती है, इसके बाद में रामगढ़ रहती है, इसके बाद में आमेर रहती है, और यहाँ पर आ जाती है जयपुर, जो लास्ट में 1949 के बाद भी हमारे राज्य की राजधानी। दौसा की बात करें, 1137 में बड़गुजरों को पराजित किया और यहाँ पर दुल्हे राय ने राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दुल्हे राय। इसके अलावा रामगढ़, रामगढ़ भी राजधानी किनकी है? इन्हीं की है। आमेर की हम बात करते हैं, 1207 में ये राजधानी बनती है। कौन बनाते हैं? कोकिल देव। कोकिल देव आमेर को राजधानी बनाते हैं। जयपुर राजधानी कब बनती है? 1727 में राजधानी बनती है, और जय सिंह सेकंड जो है, जिन्हें सवाई जय सिंह के नाम से जाना जाता है, वो राजधानी बनाते हैं। और उसके बाद में 1949 को, 30 मार्च 1949 को जयपुर राजधानी बन जाती है, जो कि वर्तमान में भी राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर ही राजधानी है। बिल्कुल क्लियर यहां तक? हाँ जी। 17 या 18 नवंबर एक ही बात है, दोनों डेट आती है। 17 नवंबर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, 18 नवंबर भी बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सवाई जय सिंह जी ने जयपुर की स्थापना की, जयपुर को अपनी राजधानी भी बनाया। राजधानियों के क्रम की यदि हम बात करें तो राजधानियों के क्रम जो है वो क्या है? दौसा, रामगढ़, आमेर और जयपुर। दौसा को राजधानी बनाने वाले एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। दौसा को राजधानी किसने बनाया था? रामगढ़ राजधानी, जिसे बाद में जमवा रामगढ़ कर दिया था। और जबकि आमेर की हम बात करें तो कोकिल देव ने यहाँ के मीणाओं को पराजित करके इसे राजधानी बनाया, और जयपुर को राजधानी बनाया था जय सिंह जी ने। और इसी के साथ बाद में जब एकीकरण हुआ था, तब एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर बन गई। और इस जगह को राजधानी बनाने के लिए पी सत्यनारायण राव कमेटी जो है, उन्होंने पेयजल और कुछ आर्थिक आधार बता करके जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। बाकी जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जी, या जिन्हें हनुमंत सिंह कहा जाता है, उन्होंने मारवाड़ को राजधानी बनाने की अनुशंसा की थी। यहाँ पर सभी साथियों को क्लियर है? हाँ जी। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सभी साथी एक बार चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी बात है। सभी साथी यहाँ पर देख रहे हैं। मंदसौर के युद्ध की भी हम बात करेंगे। मंदसौर के युद्ध में ये मराठों से हार जाएंगे और बाद में वही जो है इनके ऊपर एक प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। अभी हम जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं, और जयपुर के बारे में हम बात करते हैं कि जयपुर जो है, इसे पिंक सिटी किसने कहा था? पिंक सिटी। इसका कलर जो है वो क्या है? गेरुआ है। राम सिंह जी ने करवाया था, उसका नाम था रीड स्टैनले। रीड स्टैनले जो है एक ब्रिटिश पत्रकार हैं, उन्होंने इसको पिंक सिटी कहा था। ये समकोण पर बनी हुई सड़कों को काटता है। तो यहां पर बात करते हैं कि समकोण पर बनी सड़कें, समकोण पर बनी सड़कें, अर्थात 90 डिग्री का जो ये आंकड़ा होता है, इस पर बना हुआ ये नगर है। देखो यहाँ पर ये एक रोड इधर से आ रही है और इधर से एक रोड जा रही है, मतलब ये समकोण पर काटती हुई ये सड़कें हैं। और यदि हम तुलना करें इसकी कि जयपुर जो है वो किस नगरों की तर्ज पर बसाया, तो बहुत सारे नगरों से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारे नगर हैं जिनकी तुलना हम कर सकते हैं। बिशप हेबर की यदि हम बात करें तो कोटेशन उनका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिशप हेबर ने इसकी तुलना किससे की थी? कैमरलिन से की थी। कैमरलिन जो शहर है, कैमरलिन शहर से इसकी तुलना की थी जयपुर की। जयपुर की स्थापना जय सिंह जी के द्वारा वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, नींव पंडित जगन्नाथ जी ने रखी। पिंक सिटी सबसे पहले स्टैनले ने इसको कहा था। समकोण पर काटती सड़कें इसकी मुख्य विशेषता है। बिशप हेबर ने कहा था कि ये तो कैमरलिन जो शहर है उससे समानता रखने वाला जयपुर है। और इसी के साथ हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। यहीं पर इन्होंने वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था, वो भी यहाँ पर इनसे संबंधित है। बिल्कुल। उन्होंने आमेर की मीरा कौन है, ये कल हमने बात कर ली थी। बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है। अब यहां पर हमने बात कर ली थी जयपुर की इन्होंने स्थापना की, जयपुर नगर की इन्होंने स्थापना की। जयपुर को इन्होंने क्या कर ली? राजधानी बना दी। भाई ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता हुआ करते थे, तो इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था?
तो 5 वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। अब पांचों वेधशालाओं की बात करें, सबसे पहले दिल्ली की वेधशाला, दिल्ली में इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था। ये सबसे पुरानी वेधशाला है या प्रथम वेधशाला कह सकते हैं हम इसे, प्रथम वेधशाला। और सभी वेधशालाओं के नाम क्या है, जंतर मंतर सभी वेधशालाओं के नाम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जंतर मंतर। सभी दिल्ली वाली भी देखी मैंने, तो उसमें भी लिखा हुआ था जंतर मंतर, और ये इनका सबका नाम जो है वो क्या था, जंतर मंतर। इसके अलावा हम बात करते हैं जयपुर, इसके अलावा मथुरा, इसके अलावा वाराणसी, या इसी को हम बनारस भी कह सकते हैं, और एक इन्होंने निर्माण करवाया था उज्जैन। उज्जैन में भी इन्होंने निर्माण करवाया था। अब यहां पर जयपुर वाले से लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे बड़ी वेधशाला है, बड़ी वेधशाला इसे कहा जाता है। और 2010 में 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को सूची में शामिल, यूनेस्को सूची में शामिल इसको कर लिया जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेधशालाओं के बारे में। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है, सवाई जय सिंह जी ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी वेधशाला का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया, या फिर इन्होंने बनाई वेधशालाओं में कहां पर वेधशाला नहीं है। वहां पर जनरली जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो आगरा मिलेगा या फिर भोपाल ऑप्शन मिलेगा। आगरा और भोपाल में इन्होंने निर्माण नहीं करवाया था, दिल्ली में इन्होंने निर्माण करवाया, जयपुर में करवाया, मथुरा में, वाराणसी और उज्जैन में इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली वाली प्रथम वेधशाला मानी जाती है जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था 1725 से लेकर 28 तक। और इस वेधशाला की यदि हम बात करें तो 1728 से लेकर 34 ईस्वी तक इसका निर्माण होता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी जाती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ ग्रंथों की भी रचना की थी, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक का नाम है जीज मुहम्मद शाही, और इसके अलावा एक पूछा जाता है जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका। एग्जाम में यह भी प्रश्न आया हुआ है कि इनका संबंध जो है वो किससे है, तो ये जय सिंह कारिका जो है ये ज्योतिष से संबंधित है। ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष के ये बड़े विद्वान थे, और ये जो है इसका संबंध है ग्रह नक्षत्र से, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनसे संबंधित बात थी। इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, और इन्होंने 2 ग्रंथों की प्रमुख रूप से रचना की जिनके बारे में पूछा जाता है। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे, ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो यदि वेधशालाओं के बारे में पूछ लिया जाए कि वेधशालाएं जो है ये किससे संबंधित है, ये ग्रह नक्षत्र से संबंधित है। ग्रह नक्षत्रों पर आधारित उस जमाने के एक प्रकार से ये यंत्र हैं जिनके आविष्कार करके इन्होंने ग्रह नक्षत्रों की क्या की थी, गणना की थी। ग्रह नक्षत्रों की, भाई ग्रहों को जो गणना चलती है, उस समय जय सिंह जी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के थे कि उन्होंने इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब जैसे जयपुर में स्थित जंतर मंतर जो वेधशाला है, वहां पर सम्राट यंत्र भी है, वहां पर राम यंत्र भी है, वहां पर जय सिंह यंत्र भी है। उनकी बात हम जयपुर के जब महलों की बात करेंगे, तब हम सिटी पैलेस की बात करेंगे, तब वहां पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहां पर हमने बात की थी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं जय सिंह जी के बारे में कि जय सिंह जी से संबंधित और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, और बूंदी में मराठों का आक्रमण इन्हीं के कारण हुआ था। तो हम बात करते हैं राजस्थान में मराठों का आगमन
इन्हीं के समय हुआ, इन्हीं के समय या इन्हीं के कारण। अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि सवाई जय सिंह के कारण ही मराठों का जो है वो आगमन कहाँ हो जाता है, वो आगमन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मराठों के आगमन की। मराठों के आगमन जो सबसे पहले होता है वो कहाँ पर होता है, बूंदी रियासत के अंदर होता है। बूंदी रियासत में मराठों का आगमन होता है। और यहाँ पर मुद्दा क्या होता है बूंदी का, तो बूंदी के उस समय शासक कौन है, बुद्ध सिंह है। बुद्ध सिंह उस समय शासक हैं और उस समय यहाँ की इनकी जो रानी है वो है अमर कुंवरी। अमर कुंवरी क्या है, इनकी रानी है बुद्ध सिंह जी की, और दोनों कौन है, बूंदी के शासक। तो यहां पर कह सकते हैं हम बूंदी शासक। अब बूंदी के शासक हैं, बुद्ध सिंह जी की रानी है अमर सिंह जी। इनके कोई पुत्र नहीं था तो दत्तक पुत्र जो है इन्होंने लिया था, जिसका नाम क्या है, दत्तक पुत्र। और दत्तक पुत्र का नाम था दलेल सिंह। मामले को पूरा आप समझना, तभी ये आपको समझ में आएगा। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इनके बाद में जो पुत्र हो जाता है वो लेकर के यहां पर क्या मुद्दा हो जाता है। अब यहां पर मुद्दा क्या हुआ, सबसे पहले तो यहां पर मुद्दा हो जाता है कि इनकी बहन जो है बुद्ध सिंह की रानी है, बूंदी इनकी बहन का ससुराल है। और यहाँ पर जब इनकी बहन के कोई पुत्र नहीं था तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एडवाइस दिया था कि भाई दलेल सिंह जो है बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इनको आप क्या कर लीजिए, गोद ले लीजिए, इनको आप क्या है बूंदी का शासक बना दीजिए। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, दलेल सिंह को इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अपने दत्तक पुत्र बना लिया। और यहां पर हम बात करते हैं सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री का क्या किया, विवाह कर दिया। पुत्री का विवाह, और पुत्री का नाम क्या था, कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया, दलेल सिंह के साथ विवाह कर दिया। दोनों तरफ हो गया मामला, एक तो इधर बहन भी है बूंदी की, दूसरी तरफ जो दत्तक पुत्र लिया उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और आने वाला शासक जो है बूंदी का किनको फिक्स कर दिया, अमर सिंह जी के दत्तक पुत्र जो अमर सिंह कुंवरी जो है इनके दत्तक पुत्र दलेल सिंह को। लेकिन दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं कि बाद में इनके पुत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम होता है उम्मेद सिंह। अब यहाँ पर उम्मेद सिंह जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो वास्तविक उत्तराधिकारी यही है, वास्तविक उत्तराधिकारी। और वास्तविक उत्तराधिकारी यही है, इन्हीं को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। अब यहीं पर क्या हो जाता है, इस बात को लेकर के यहाँ पर एक झगड़ा हो जाता है। और इस झगड़े के अंदर जो है शामिल होते हैं कौन, सवाई जय सिंह जी। जब इनका कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने क्या है यहाँ पर बीच में क्या है, एक प्रकार से इसको डिस्टर्ब किया मामले को। और यही मामला जो है बाद में क्या है, मराठों के राजस्थान में आगमन का कारण बनता है। जब यहाँ पर अमर कुंवरी के जो वास्तविक पुत्र हैं उमेश सिंह हैं और इधर दत्तक पुत्र हैं दलेल सिंह हैं। पहले दत्तक पुत्र इनको गोद लेने की एडवाइस जो है वो सलाह है जय सिंह जी के द्वारा दी जाती है। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। अब ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी जो पुत्री है उनसे उत्पन्न पुत्र जो है वो भविष्य में शासक बने। इससे पहले इनके पति को, मतलब हमारे दामाद जी को क्या बनाना पड़ेगा, शासक बनाना पड़ेगा। इन्होंने इधर से जोर पकड़ना शुरू किया कि दलेल सिंह जी को क्या बनाओ, शासक बनाओ। इधर अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह जी ने जोर पकड़ लिया कि हम तो अपने वास्तविक पुत्र उम्मेद सिंह को ही क्या बनाएंगे, शासक बनाएंगे। और यहाँ पर हो गया एक झगड़ा। और इस झगड़े का फायदा उठा लिया अमर कुंवरी ने, क्या कर दी, मराठा मल्हार राव होलकर को राखी भेज दी। मल्हार राव होलकर को राखी भेजी। अब इन्होंने राखी भेज दी तो भाई का फर्ज निभाने के लिए कौन आ गए, मल्हार राव होलकर स्वयं आ गए कि भाई हम इस मामले को समझाएंगे, जय सिंह जी से हम बात करेंगे कि भाई क्या मामला हो रहा है। और इनके बीच में बाद में युद्ध हो जाते हैं और इन्हीं युद्धों के कारण बार बार मराठों के साथ इनके युद्ध होते हैं।
मुख्य रूप से दो युद्ध होते हैं मराठों के और इनके बीच में, एक पीलसूद का युद्ध और दूसरा मंदसौर का युद्ध। एक युद्ध जो है प्रारंभिक तौर पर मराठों से ये हार जाते हैं, दूसरी बार जीत जाते हैं, लेकिन संघर्ष कभी इनका खत्म नहीं होता है। और यही संघर्ष का फायदा कौन उठाते हैं? मल्हारराव होलकर। अमर कुंवरी ने इनको राखी भेज दी, भाई का फर्ज निभाने के लिए यहां पर आ गए। और मराठों ने आगमन जो किया राजस्थान में वो सवाई जय सिंह जी के कारण किया। इतिहासकार ये कहते हैं यदि सवाई जय सिंह जी इस बूंदी के उत्तराधिकार में हाथ नहीं डालते, इस उत्तराधिकार के मामले में इनका हस्तक्षेप करना इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और उसका हर्जाना जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं पूरे राजपूताने को या पूरे राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक हैं सबको चुकाना पड़ा, क्योंकि सभी को परेशान किया मराठों ने, सभी से चौथ वसूली कर जो है वो इनसे लिया गया और इन सभी का कारण जो है वो जय सिंह जी को बनाया गया। अब जय सिंह जी मराठों के आक्रमण से परेशान है, मराठों ने आक्रमण कर दिया और 1733 की हम बात करते हैं, मराठों ने इनको पराजित कर दिया। तो यहां पर यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि 1733 में मराठों ने सवाई जय सिंह को पराजित किया। सवाई जय सिंह को पराजित किया। अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और बाद में भुगतान इनको करना पड़ा। मराठों ने इनके ऊपर क्या कर दिया, बिल्कुल पीलसूद का युद्ध जो है वो बाद में होता है, ये मंदसौर का युद्ध था जिस युद्ध में मराठों ने क्या कर दिया, यहां पर इनको पराजित कर दिया था। और इस युद्ध में इनकी पराजय जब होती है तब इनको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती जो है वो तो हो गई, अब करे तो करे क्या। मराठों का आगमन हो चुका है, मराठों ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया, यहां पर नगर में लूटपाट कर दी, यहां पर बूंदी के उत्तराधिकार में मराठों का हस्तक्षेप करना इसीलिए था कि इन्होंने तो यहां पर हस्तक्षेप किया, अपने हिस्से का जो धन था वो लिया उमेश सिंह जी को शासक बनाने के चक्कर में, और यहां से क्या हो गए, रवाना हो गए। लेकिन सवाई जय सिंह जी से इनकी दुश्मनी हो गई, इन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जय सिंह जी जो है वो दलेल सिंह को शासक बनाना चाहते हैं और ये बात जो है वो मल्हारराव होलकर को पसंद नहीं है यहां पर। तो यहां पर क्या है, ये जो लड़ाई का कारण था वो सवाई जय सिंह जी है। अब ये परेशान होकर के क्या है, खुरड़ा सम्मेलन बुलाएंगे। तो यहां पर ये इन्होंने सोचा कि भाई गलती जो है एक बार होनी थी, हो गई, अब इस गलती का सुधार करना, प्रायश्चित करने का जो मुद्दा है वो क्या है, अब हम ऐसा करते हैं, राजपूताना के सभी शासकों को एकत्र करके उनसे ये परामर्श करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम इस प्रकार का कोई सम्मेलन बुला के हम अपनी एकता को दिखा दें, मराठों के साथ हम युद्ध करें, मराठों को अंतिम रूप से पराजित करें और मराठों को हम राजपूताना से बाहर धकेलने का काम करें। इसी के तहत इन्होंने क्या किया था, खुरड़ा सम्मेलन बुलाया था और एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा भी जाता है। खुरड़ा सम्मेलन, खुरड़ा जो है ये पर्टिकुलर भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, भीलवाड़ा। खुरड़ा सम्मेलन जो है वो कब होता है, तो खुरड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को ये खुरड़ा सम्मेलन होता है। खुरड़ा सम्मेलन के आयोजनकर्ता कौन थे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रश्न। आयोजनकर्ता और अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता करेंगे महाराणा जगत सिंह जी। महाराणा जगत सिंह जो है वो यहां पर अध्यक्षता करेंगे। जगत सिंह जी कौन से, सेकंड वाले जगत सिंह जी, जबकि आयोजनकर्ता स्वयं कौन है, सवाई जय सिंह है। अब यहां पर चूंकि बूंदी के शासक बनने दलेल सिंह, तो स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। इसके अलावा राजपूताना के बहुत सारे शासक, बीकानेर के शासक, मारवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक यहां पर उपस्थिति हैं, कोटा के शासक, नागौर के शासक, सभी यहां पर उपस्थित होते हैं और सभी क्या है, एक योजना बनाते हैं और उस योजना का जो केंद्र रखा जाता है वो क्या, रामपुरा। रामपुरा को यह केंद्र रखा जाता है। और कई बार इस सम्मेलन का उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जाता है, सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो क्या था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सम्मेलन का उद्देश्य, सम्मेलन का उद्देश्य, सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, सम्मेलन का उद्देश्य था मराठा विरोधी मंच बनाना, मराठों से
मुकाबला करने हेतु एकता या मंच बनाना इसका क्या था, उद्देश्य था। राजपूताना के सभी शासकों को साथ में लेना था, भाई हम मराठों के विरुद्ध क्या करेंगे, यहां पर हम मराठों के विरुद्ध आक्रमण करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, मामला उल्टा हो जाता है। हुर्डा सम्मेलन क्या है, असफल रहता है। उस असफलता का कारण भी क्या है, जय सिंह जी को माना जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं असफलता। सम्मेलन की असफलता का कारण, सम्मेलन की असफलता का जो कारण है वो इतिहासकार किनको देते हैं, वो भी जय सिंह जी के ही माथे मढ़ते हैं। और वो क्या है, इनकी ढुलमुल नीति। ये ढुलमुल नीति क्या होती है, ये है समझौतावादी नीति। समझौतावादी नीति। अब इन्होंने क्या किया था, मराठों के विरोध सबसे पहले मंच भी खोल दिया, मराठों को राजस्थान में बुला भी लिया, मराठों से परेशान भी हो गए, मराठों से पराजित भी हो गए। उनका विरोध करने के लिए, मराठों को भगाने के लिए इन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन भी कर लिया। लेकिन समय समय पर यहाँ पर जो शासक थे, जो कि इसमें शामिल थे, जिस मुद्दे पर यह बात हुई थी कि यह सम्मेलन जिस कारण से होना है, उस बात से मुकर गए। ढुलमुल नीति को इन्होंने अपना लिया। मतलब इन्होंने क्या किया था, बाजीराव पेशवा जो है उनके साथ में जाड़ली नामक जो एक जगह है टोंक में, वहां जाकर के मुलाकात कर ली, मराठों से इन्होंने संधि भी कर ली। और उनकी माता जो है राधाबाई, वो जब जयपुर में आती है तो उनका भव्य स्वागत करते हैं। जब इस बात का पता अन्य शासकों को चलता है तो वो कहते हैं कि जय सिंह जी जो है उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, हमें वहां पर बुला लिया और यहां पर इस प्रकार की संधि की बात हो गई। अब जो है एक प्रकार से समझौतावादी नीति जो है वो अपना रहे। इसका मतलब हम यहां पर रामपुरा में नहीं जाएंगे। अब यहां पर कोई भी रामपुरा में शासक नहीं आता है। जबकि ये 17 जुलाई को जब होता है तब तो बारिश का समय था, बारिश हो रही थी और ये बात हुई थी कि बारिश जैसे ही खत्म होगी हम सभी कहाँ इकट्ठे होंगे, हम सभी रामपुरा में इकट्ठे होंगे और यहाँ से हमारी एक सेना की टुकड़ी रखेंगे। जब भी मराठे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, यहाँ से हम एक साथ होकर के सभी मुकाबला करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइनली इसका जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है कि सवाई जय सिंह जी ने मराठों से परेशान होकर के, उनसे पराजित होकर के हुर्डा सम्मेलन बुलाया। 17 जुलाई 1734 को बुलाया। आयोजन स्वयं ने किया था। महाराणा जगत सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका केंद्र रामपुरा को रखा गया। इसमें बहुत सारे शासक शामिल थे, जिसमें कोटा के दलेल सिंह हैं, भक्त सिंह नागौर के थे, इसमें अभय सिंह जी जोधपुर के थे, इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह थे और भी बहुत सारे शासक थे जो सब इसमें शामिल थे। और जबकि ये जो सम्मेलन है ये एक तरीके से कह सकते हैं असफल रहता है। असफलता का जो कारण है वो जय सिंह जी की ढुलमुल नीति रहती है। और ये ढुलमुल नीति का मतलब होता है समझौतावादी नीति। और इसका उद्देश्य था इस सम्मेलन का कि मराठों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, मराठों को यहां से राजस्थान से भगाएंगे, उनका हम मुकाबला करेंगे। तो जय सिंह जी की अपनी ही गलतियां जो है एक प्रकार से कहते हैं इस सम्मेलन की असफलता का कारण बनती है। बिल्कुल यहां तक सभी को कंप्लीट है, क्लियर है? हाँ जी। तो ढुलमुल नीति जो है वो जय सिंह जी अपनाते हैं। अब इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, पहले तो इन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर दिया और दूसरा ये सम्मेलन बुलाया, ये भी क्या है, असफल रह जाता है। बिल्कुल क्लियर? हाँ जी। तो अभी हम बात कर रहे थे हुर्डा सम्मेलन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके संबंध में। इन्होंने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ का नाम क्या है, अश्वमेध यज्ञ। तो हम बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ। और कब किया था ये, 1740 के आसपास किया था। तो यहां पर इस यज्ञ के बारे में कई बार पूछा जाता है कि इसका पुरोहित कौन था, यज्ञ का पुरोहित कौन था। आप सभी साथी कमेंट करेंगे। अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने ये यज्ञ किया था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंतिम हिंदू राजा
जिन्होंने ये यज्ञ किया, जिन्होंने यह यज्ञ किया। अंतिम हिंदू राजा जिन्होंने ये यज्ञ किया था, इसके पुरोहित कौन थे और इस घोड़े को किसने पकड़ा था जब ये यज्ञ किया गया? तो घोड़ा कुंभाणी राजपूतों ने पकड़ा था। कुंभाणी राजपूतों ने पकड़ा। तो इस घोड़े को पकड़ने को लेकर के मुझे एक वो दृश्य याद आ गया कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, अपना घोड़ा छोड़ा था, तब उस घोड़े को लव और कुश के द्वारा पकड़ लिया जाता है और जिद की जाती है। कुछ तो कहते हैं कि भैया छोड़ दो, ये एक प्रकार से मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इस घोड़े को पकड़ना शोभा नहीं देता है। लेकिन लव जो थे बड़े जिद्दी थे, बोले पकड़ लिया तो एक बार पकड़ लिया, अब जो आएगा उनको देख लेंगे। हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी उनके पराक्रम को देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरी भगवान श्री राम के प्रति सच्ची आस्था है, मुझे इनके सच्चे माता पिता के दर्शन होवे। तब उनको राम और सीता का जो दृश्य दिखता है, उसके बाद हनुमान जी तो यूं खड़े हो जाते हैं कि मुझे बांध लो, यहीं पर बिठा लो, मैं तो कोई युद्ध वगैरह नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में लक्ष्मण आते हैं, भरत आते हैं और जितने भी युद्ध करने के लिए आते हैं सभी को मूर्छित कर दिया जाता है लव कुश के द्वारा। और सबसे बाद में भगवान श्री राम स्वयं आते हैं वहां पर कि कौन है ऐसा दुस्साहसी जिसने हमारा घोड़ा पकड़ा है। तो वहां पर लव और कुश के द्वारा कहा जाता है कि भाई आप तो सम्राट हैं, लेकिन ये जो घोड़ा आपने छोड़ा है ये एक घमंड का प्रतीक है और हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल पुंडरीक रत्नाकर जो थे वो यहाँ के पुरोहित थे। बिल्कुल यहाँ पर सभी साथियों ने सही कमेंट किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर जो है इसके पुरोहित होते हैं। पुंडरीक विट्ठल का संबंध मिर्जा राजा से है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है। पुंडरीक रत्नाकर का संबंध और पुंडरीक विट्ठल का संबंध एग्जाम में पूछा जाता है। पुंडरीक विट्ठल जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी हैं और पुंडरीक रत्नाकर की बात करें तो वो सवाई जयसिंह जी के दरबारी हैं। अब वहां पर लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया भगवान श्री राम का और जब बाद में तनातनी आ गई, लव कुश ने गुस्सा दिला दिया भगवान श्री राम को कि आप तो सब काम बातों से ही कर रहे हैं, हमने तो सुना है आपने रावण को पराजित किया है, आपने इतने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, एक युद्ध हमारे साथ भी हो जाए। और भगवान श्री राम ये सोच रहे थे कि बच्चों के ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है, इसलिए वो उनकी बातें सुन रहे थे। और जब वो दृश्य आ जाता है कि आमने सामने जब तीरें एक तरह से तन जाती है और तभी वहां पर जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं वाल्मीकि ऋषि, माता सीता सभी पहुंच जाती है और वो वास्तविकता उनको बता देती है। यहीं पर यह दृश्य होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा जहां जहां पर जाएगा, घोड़े के ऊपर उस साम्राज्य का ध्वज लगा होता है। जो शासक वो यज्ञ करते हैं उस साम्राज्य का ध्वज लगा होता है। जहां जहां पर घोड़ा जाएगा वहां वहां तक उस शासक का जो है क्या हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा। यह भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सवाई जय सिंह जी जो है अंतिम हिंदू सम्राट है जिन्होंने यज्ञ किया। लेकिन इससे पहले हुडा सम्मेलन, उसमें सहयोग की बात की जा रही है कि आपस में हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, मराठों के विरुद्ध हम मंच बनाएंगे, मराठों से हम क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। और यहाँ पर क्या है? घोड़ा छोड़ दिया और घोड़ा छोड़ने के बाद में एक प्रकार से साम्राज्य विस्तारक नीति जो है यहाँ पर अपनाई गई। लेकिन कुंभाणी राजपूतों ने क्या कर लिया? कुंभाणी राजपूतों ने क्या कहा कि हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, हम करेंगे आपसे युद्ध। और घोड़ा पकड़ लिया और बाद में कहते हैं कि युद्ध भी होता है। तो ये अंतिम सम्राट थे जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये इनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनसे लेकर के एग्जाम में क्या है? प्रश्न पूछा जाता है। बाजी पलट गई थी यहाँ पर बिल्कुल। और बाजी किसने पलटी थी? सवाई जय सिंह जी ही बाजी पलट रहे हैं। पहले तो मराठों के साथ युद्ध कर लिया, मराठों को राजस्थान में बुला लिया, उसके बाद उनके साथ समझौते कर लिए और शासकों को भी बुला लिया, हुडा सम्मेलन कर लिया और यह बात भी कर ली हम आपस में नहीं लड़ेंगे, मराठों के खिलाफ हम लड़ेंगे, मराठों से हम मुकाबला करेंगे। और यहां पर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इसी यज्ञ के साथ इन्होंने क्या किया? साम्राज्य विस्तारक एक शासक के रूप में इन्होंने परिचय दिया था। अब यहां तक तो हमने सवाई जयसिंह जी के बारे में बात की। अब एग्जाम में इनसे संबंधित कई बार इनके निर्माण कार्य भी पूछे जाते हैं। निर्माण कार्य को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है। तो यहां पर बात करते हैं पहले निर्माण कार्य के बारे में। इन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सिटी पैलेस जिन्हें चंद्र महल भी कहा जाता है, चंद्र महल, या फिर हम कह सकते हैं राजसी महल या राज परिवार के
निवास महल कहां बनाए इन्होंने? जयपुर में ही इन्होंने बनाए थे। एक सिटी पैलेस उदयपुर के भी फेमस है, उदयपुर में भी सिटी पैलेस है, जयपुर में भी सिटी पैलेस है। दूसरा निर्माण इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना बनाया। तोप ढालने का कारखाना बनाया और यहीं पर एक तोप बनी थी जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस है। और यहीं पर कौन सी तोप बनती है? जय बाण तोप बनाई थी, जय बाण तोप। और इस तोप के बारे में कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता वाली तोप। तो एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता वाली तोप है। अब तक इसको एक ही बार टेस्ट किया गया है और गोला जो था इतना भारी था और गोला जाकर गिरा चाकसू में, और जहां पर वो गोला गिरा था वहां पर गोले लाव तालाब बन गया था और वो आज भी गोले लाव तालाब वहां पर बना हुआ है। और जब ऐसा कहते हैं कि इस तोप को जब चलाया गया, एक ही बार टेस्ट करने के लिए चलाया, इसकी गर्जना इतनी हुई थी कि जयपुर में जितनी भी महिलाएं गर्भवती थी, जितने भी पशु पक्षी गर्भवती थे, सभी कह सकते हैं कि सभी के गर्भ गिर जाते हैं, इतनी इसकी गर्जना होती है। आज भी ये जयबाण तोप जो है 2 पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता की तोप मानी जाती है। जयगढ़ दुर्ग में अभी भी ये रखी हुई है, आप जाकर के साथी सभी देख सकते हैं। और ये जय सिंह जी ने इस तोप को बनवाया था और उस समय इन्होंने तोप ढालने का कारखाना यहां पर स्थापित करवाया था। तीसरा हम इनके संबंध में निर्माण कार्य कह सकते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। नाहरगढ़ दुर्ग भी इन्होंने ही बनवाया था। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया और ये निर्माण कहां पर करवाया? जयपुर में करवाया था। ध्यान रखें साथियों, मिर्जा राजा मान सिंह जी जो थे उन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो वृंदावन में बनाया था, जबकि इन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर बनाया? वो इन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में बनाया था। बाद में सवाई प्रताप सिंह जी के समय सवाई प्रताप सिंह जी गोविंद देव जी को यहाँ के जयपुर के वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शासक घोषित कर देंगे, स्वयं को उनका दीवान मान लेंगे। बिल्कुल 32 या 38 किलोमीटर की जो दूरी है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 18 मील की दूरी है, वहां तक ये गोला जाकर के गिरा था और लगभग 38 किलोमीटर के आसपास ही चाकसू जो है वो जयपुर से पड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्होंने और क्या क्या निर्माण करवाए। इन्होंने सिसोदिया रानी का महल बनवाया। सिसोदिया रानी के महल इन्होंने बनवाए थे। इसके अलावा इन्होंने जल महलों का निर्माण भी करवाया। जल महलों का निर्माण, और ये जल महल है कहां पर? ये मानसागर झील के अंदर है। मानसागर झील। और ये मानसागर झील कहां पड़ती है? मानसागर झील जब भी हम आमेर जाते हैं रास्ते में पड़ती है और उसके बीच में जो बने हुए जल महल हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसमें जो बनारस और वृंदावन के पंडितों को इन्होंने बुलाया था, उनके रहने के लिए इन्होंने स्पेशल एक महल का निर्माण करवाया जिसे जल महल कहते हैं। क्लियर यहां तक सभी साथियों को? हाँ जी, यही तोप है जिसे रणबांकुरा तोप भी कहते हैं। भाई बहुत ही फेमस तोप है ये और बहुत बड़ी तोप है। इसकी हम जयगढ़ दुर्ग के संदर्भ में और बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करें जय सिंह जी ने क्या क्या निर्माण करवाए। सिटी पैलेस बनवाए जिन्हें चंद्र महल भी कहते हैं, राज परिवार के निवास स्थान माने जाते हैं। जयगढ़ दुर्ग का इन्होंने पुनः निर्माण भी करवाया था। जयगढ़ दुर्ग को इन्होंने पूर्ण भी करवाया था और यहाँ पर इन्होंने तोप ढालने का एक कारखाना स्थापित करवाया था, जिसे यहाँ पर बाद में इन्होंने जय बाण एक तोप बनाई थी जो बहुत ही विशालकाय तोप है। इसे रणबंका तोप भी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता की तोप जो वर्तमान में भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। नाहरगढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया। नारसिंह भौमिया के नाम पर इसे नाहरगढ़ दुर्ग नाम दिया था। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है मराठों से सुरक्षा हेतु इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मराठों से सुरक्षा
हेतु, मराठों से सुरक्षा हेतु इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। भगवान गोविंद देव जी के मंदिर का इन्होंने निर्माण जयपुर में करवाया था। जबकि वृंदावन में जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो किन्होंने करवाया था, तो यहाँ पर हम नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। मानसिंह फर्स्ट, जिन्हें मिर्जा राजा मानसिंह भी कह सकते हैं हम, राजा मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो यहां पर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। जबकि जयपुर में इन्होंने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट बात, जल महलों में जो मानसागर झील में बने जल महल हैं उनका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। सिसोदिया रानी के महलों का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और भी बहुत सारे निर्माण कार्य इन्होंने करवाए थे, जिसमें प्रमुख और महत्वपूर्ण रूप से जो निर्माण कार्य है वो ये माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों के बारे में। दरबारी विद्वानों के बारे में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, तो यहां पर हम बात करते हैं दरबारी विद्वान, जिसमें एक तो अभी हमने नाम पढ़ा था जगन्नाथ जो इनके गुरु थे। नींव रखी थी इन्होंने किसकी, जयपुर की। पंडित जगन्नाथ जो है उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं पुंडरीक रत्नाकर, और इन्होंने रचना किसकी की थी, आप सभी साथी कमेंट करेंगे। तो पुंडरीक रत्नाकर की यदि हम बात करें, पुरोहित और कौन से, अश्वमेध यज्ञ के, अश्वमेध यज्ञ के ये पुरोहित है। नोट लगा करके यहां पर हम लिख सकते हैं, नोट पुंडरीक विठल मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्हें जय सिंह जी फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, के दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान थे। तो यहां पर आप बताइए सभी, पुंडरीक रत्नाकर जो है इन्होंने किसकी रचना की थी। बिल्कुल, तो पुंडरीक रत्नाकर की यदि हम बात करें, इन्होंने जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। जय सिंह कल्प द्रोम की इन्होंने रचना की थी। इसके अलावा केवल राम और भी इनके बहुत सारे विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे, जिनके इनके सानिध्य में ये भी सभी दरबारी जो है वो यहाँ पर आश्रय पाते थे, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से पंडित जगन्नाथ का नाम आता है। विद्याधर भट्टाचार्य की हम बात करें, विद्याधर भट्टाचार्य जो स्पेशल इन्होंने इसको बुलाया था, किसके लिए, इन्होंने जयपुर के नगर के वास्तुकार के रूप में बुलाया था। जेवी डियर जो है वो भी यहाँ पर आते हैं, वो भी एक विद्वान होते हैं जो जयपुर की स्थापना के समय इनका सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जय सिंह जी फर्स्ट के बारे में आज हमने बात की थी। जय सिंह जी का जो शासनकाल है बहुत लंबा शासनकाल है, 43 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था, जबकि मिर्जा राजा जय सिंह जी ने 46 वर्षों तक शासन किया था। कल हम आगे का जो इतिहास है जिसमें हम बात करेंगे ईश्वरी सिंह जी के और माधव सिंह जी के बीच में जो विवाद हो जाता है उनकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। तो यहां तक सभी साथियों को क्लियर है? सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगी। और इसी के साथ हम कल बात करेंगे आगे के इतिहास के बारे में। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।